हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। और जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें आवश्यकता ये है कि हम इस टॉपिक को समग्रता के स्तर पर पढ़ें। समग्रता के स्तर पर पढ़ने से मेरा तात्पर्य ये है कि हम समझें कि क्यों यूरोपीय कंपनीज इंडिया आ रही हैं। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा भाई सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई तो पुर्तगाली कंपनी को रटना स्टार्ट कर दिया। देखो ऐसा तो हुआ नहीं होगा। देखो कि वास्को डिगामा ने एक रात खाना खाया और बोला होगा यार खाने में मिर्च नहीं हो रही सही। उसके मम्मी ने बोला बेटा मिर्च कैसे होगी, इंडिया से लाया ही नहीं तू। उसने बोला होगा ओहो अब इंडिया जाना पड़ेगा। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। देखो पश्चिमी देशों का पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार है वो सिकंदर और डेरियस के समय से प्रचलित है। हमको जो जानने की आवश्यकता है वो ये है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके चलते पश्चिमी देशों को या यूरोपीय देशों को भारत तथा अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। पहला क्वेश्चन हमको इसी लेवल पे ये समझने की भी कोशिश है कि भाई चलो ठीक है एक यूरोपीय कंपनी आई, लेकिन ऐसे कौन से रीजन है कि एक के बाद एक यूरोपीय कंपनीज इंडिया आती चली गई। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में उठना चाहिए, एक ये भी उठना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसके चलते वो अपने व्यापारिक गतिविधियों को भारत में इतने लंबे समय तक जारी रख पाए। जब इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमको मिल जाएं और जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चंस और हमारे दिमाग में उठ रहे हैं तो तब हमको वो समझना चाहिए कि चलो अब हम पहली कंपनी उठाते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इसने क्या क्या इंडिया में किया। पहले हमको प्रोसेस समझने की आवश्यकता है, तब हमको रिजल्ट पे जाना चाहिए, प्रोडक्ट पे जाना चाहिए। तो इसी क्रम में जो सबसे पहली चीज समझने की आवश्यकता है आज हमको वो समझना है 1453 कि भाई 1453 में ऐसा क्या हुआ, 1453 में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते विश्व इतिहास की दिशा और दशा दोनों बदल गई। क्योंकि ये घटना एक युगांतकारी घटना थी। जब भी आप भारत को समझ रहे हो आपको भारत को पश्चिमी विश्व में होने वाले बदलावों के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी विश्व ही था जिसने भारत के ऊपर क्या किया, राज किया, भारत को अपनी कॉलोनी बनाया। तो हमको भारत में होने वाले परिवर्तनों को हमेशा यूरोप में होने वाले परिवर्तनों के कंटेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। और अगर आप इन दोनों को एक साथ समझोगे तो जो भी वहां हो रहा है उसका ही रिजल्ट भारत में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि भारत उनकी ही कॉलोनी है। ठीक है, तो आज हम पहली चीज जो इसमें समझेंगे वो है 1453। और इस घटना को कुस्तुनतुनिया का पतन भी कहते हैं। 1453 में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया का पतन। बेसिकली था क्या, इस स्टोरी को हम समझ लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसे डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यूरोप के पूर्व में एक साम्राज्य हुआ करता था जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते थे। और उस पूर्वी रोमन साम्राज्य पर मध्य एशियाई तुर्कों का निरंतर आक्रमण होता रहता था। वर्तमान में जो इस्तांबुल है, आप कुस्तुनतुनिया उसे वैसे समझ सकते हैं। तो कुस्तुनतुनिया जो हमने क्या बोला, जिसे पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं या बाइजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं, उस पर मध्य एशियाई तुर्कों का निरंतर आक्रमण होता रहता था। अब 1453 में क्या होता है कि ऑटोमन तुर्क उस पर आक्रमण कर देते हैं और उसका विघटन हो जाता है। और इतिहास में इसी घटना को कुस्तुनतुनिया के पतन के नाम से जाना जाता है, जो कब होती है 1453 में। तो 1453 को हम कैसे याद रखेंगे, कुस्तुनतुनिया के पतन के रूप में। अब इस घटना में मैंने क्या बोला, ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब हम समझेंगे कि इस घटना के कितने आफ्टर इफेक्ट्स हमको देखने को मिले। देखो आप कुछ भी करते हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ पदार्थों का सेवन करते होंगे अगर, तो आप देखते हैं कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी घटना है। और क्यों बड़ी घटना है मैं इसे बोल रहा हूँ, आप सबसे महंगी चीज़ देखिए इसमें कि क्या हुआ। इस घटना के फलस्वरूप क्या हुआ कि यूरोप कुछ समय के लिए ही सही परंतु अपने महाद्वीप में कैद होकर रह गया। मैंने लिखा यूरोप कैद। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसे आप समझते हैं। मैंने कहा जो ट्रेड चलता था पश्चिमी देशों का भारत के साथ या अन्य एशियाई देशों के साथ, वो बहुत पहले से चलता था और उसके कुछ व्यापारिक मार्ग भी थे। अगर मैं भारत तक पहुंचने की मार्ग की बात कर लूं तो अगर आप जल मार्ग से आओ तो दो प्रचलित जल मार्ग थे भारत पहुंचने के, एक फारस की खाड़ी से होकर और एक लाल सागर से होकर। तो ये दोनों मार्गों पे क्या हुआ, जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो इन दोनों मार्गों पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। अब कोई भी यूरोपीय देश उस समय ऐसा नहीं चाहता था कि वो तुर्कों से कोई भी सीधी शत्रुता मोल ले। तो यहां से व्यापारिक गतिविधियां क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, अगर भारत तक पहुंचने का पैदल मार्ग देखें तो वो भी क्या है, टर्की, फारस, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, फिर कुछ दर्रे पार करने पड़ते हैं, खैबर, कुर्रम, गोलन, बोलन। वो पार करने के बाद आप इंडिया पहुंचते हो। एक तो इतना लंबा रूट आपको ट्रैवल करना है, बीच में फिर से क्या करना है आपको,
तुर्कों की सेना का सामना या कि अरब वासियों की सेना का सामना। तो कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ और तुर्कों ने अपना नियंत्रण वहां स्थापित कर दिया, तो पूर्व तथा पश्चिम के मध्य के जो व्यापारिक मार्ग थे वो तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। और ऐसे में हुआ क्या कि यूरोप कुछ समय के लिए ही सही परंतु अपने ही महाद्वीप में कैद होकर रह गया। तो हमने अभी क्या समझा कि भारत तक पहुंचने का, अब भारत के कंटेक्स्ट में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, और भारत के कंटेक्स्ट में अगर समझने की कोशिश करनी है तो कैसे समझेंगे कि पूर्व तथा पश्चिम के मध्य के जो व्यापारिक मार्ग थे, हमने देखा जल मार्ग, दो हमने बात करी जल मार्गों की, क्या, एक फारस की खाड़ी से होकर और एक लाल सागर से होकर। पैदल मार्ग भी देखे हमने, स्थल मार्ग भी देखे, क्या, टर्की, फारस, इराक, ईरान, ठीक है, अफगानिस्तान, फिर दर्रे हमने देखे, खैबर, कुर्रम, गोलन, बोलन, और फिर इंडिया आता था। हमने क्या बोला, इन दोनों में कॉमन चीज क्या थी कि अगर यहां से ट्रेड करना था तो तुर्कों की या अरब वासियों की सेना का सामना करना था, जो कि उस समय यूरोपीय कंट्रीज चाहते नहीं थे। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि यूरोप कुछ समय के लिए ही सही परंतु अपने ही महाद्वीप में कैद होकर रह गया। अब और क्या क्या चीजें होंगी इसे भी हमने समझने की कोशिश करनी है। इसका क्या हुआ कि इस समय यूरोप क्या हो रहा था, ट्रांजिशन के फेज से, बदलाव के दौर से गुजर रहा था। बदलाव का दौर, कैसे बदलाव का दौर था, देखिए इस समय यूरोपीय अर्थव्यवस्था का भी क्या हो रहा था, धीरे धीरे विस्तार हो रहा था, क्योंकि 15वीं और 16वीं शताब्दी में वहां क्या हुआ, पुनर्जागरण और प्रबोधन जैसी घटनाएं हुई। अब पुनर्जागरण और प्रबोधन से होगा क्या, ज्ञान की वृद्धि होगी थोड़ा, ठीक है, बुद्धिजीवियों का क्या होगा, थोड़ा सा वर्चस्व क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। अब जब क्या हुआ कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, तो हम देखेंगे जब भी अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है तो एक नवधनाढ्य वर्ग का क्या होता है, एक अमीर वर्ग का क्या होता है, उद्भव होता है। अब अमीर वर्ग का उद्भव हुआ तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब भी कोई अमीर बनता है तो आप भी देखोगे, आप भी अमीर बनोगे तो आप लग्जरियस चीज़ें खरीदने की कोशिश करोगे, विलासिता की वस्तुएं खरीदने की कोशिश करोगे, तो वहां भी ऐसे ही हुआ। अब उस समय विलासिता की वस्तुएं, ये वाला एप्पल नहीं होता था, आईफोन वाला, ठीक है, उस समय विलासिता की वस्तुएं क्या थी, जैसे गरम मसाले हो गए, काली मिर्च हो गए। गरम मसाले महत्वपूर्ण रूप से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो शीतकटिबंधीय क्षेत्र है ही, अब वहाँ गरम मसालों की मांग बढ़ने लग गई, और वो सबसे अच्छे आप देखोगे तो इंडोनेशिया और इंडिया की तरफ ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको, तो एक ये भी रीज़न था इंडिया की तरफ जाने का। और अगर हम समझें वहाँ क्या हुआ, इस समय क्या हुआ कि जब नवधनाढ्य का उद्भव हुआ तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, यूरोप में सामंतवाद का पतन हो रहा था। सामंतवाद को भी जब आप देखोगे तो ये टर्म आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में व्यापक तौर पर समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि सामंतवाद में, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सबसे अधिक पावरफुल कौन होंगे, सामंत, और इवन इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि वो राजा से भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे जब सामंतवाद का पतन होगा तो किसकी स्थिति मजबूत होगी, ऑब्वियस सी बात है, राजा की स्थिति मजबूत होगी। और राजा क्या चाहेगा कि इस स्थिति का फायदा उठाया जाए। अब जब सामंतों का पतन हो रहा है तो सामंतवाद का जब भी पतन होगा तो उसी की कब्र पर क्या होगा, अब एक महत्वाकांक्षी राजतंत्र का उद्भव होगा। अब जब राजतंत्र का उद्भव होगा तो राजा क्या चाहेंगे कि भाई अब अपनी स्थिति को क्या किया जाए, अच्छे तरीके से क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। स्थितियां मजबूत कब होंगी, जब राजा के पास क्या होंगे, अधिक से अधिक संसाधन होंगे। समझ रहे हो आप इस चीज को, इसको क्रमशः समझना है कि क्या हुआ, तभी आपको समझ में रहेंगी चीजें, पूरा कंटेक्स्ट आपको समझ में आएगा एक साथ कि भाई क्यों ऐसा हुआ कि इंडिया में इतनी कंपनीज आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, समझा कि यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप एक परिवर्तन के दौर से इस समय गुजर रहा है, और उस परिवर्तन के दौर में क्या हो रहा है, सामंतवाद का पतन हो रहा है। और सामंतवाद का जब पतन हो रहा है तो उसी की कब्र पे क्या हो रहा है, एक महत्वाकांक्षी राजतंत्र का उद्भव हो रहा है। राजतंत्र के उद्भव में अब राजा की स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी, और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राजा क्या करेंगे, अधिक से अधिक संसाधनों को एकत्रित करने पर क्या देंगे, बल देंगे। और जब मैं कह रहा हूं कि अधिक से अधिक संसाधन, अधिक से अधिक संसाधन आपको कब मिलेंगे, जब आप अधिक से अधिक क्या बनाओगे, उपनिवेश बनाओगे। तो इस समय हम देखेंगे कि उपनिवेश बनाने की एक अंधी दौड़ शुरू हो जाएगी। हर कोई अधिक से अधिक उपनिवेश बनाना चाहेगा और अधिक से अधिक संसाधनों पर अपना जो वर्चस्व है वो स्थापित करना चाहेगा। इसे आप समझ गए होंगे अब चीजें। अब यहीं से हम देखेंगे कि उपनिवेश बनाने की दौड़ शुरू होगी। अब उपनिवेश बनेंगे कैसे, हमको एक चीज समझनी है कि जो इसको अब उपनिवेश बनाने के क्रम में आप उस समय देखोगे कि समुद्री खोजें क्या हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी। खोजें से मतलब नए भौगोलिक खोजें। तो मैंने क्या बोला, इसे कुछ चीज़ों को समझना है आपको। हमने कहा एक तो क्या हो रहा है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में वहाँ प्रबोधन और पुनर्जागरण जैसी घटनाएं हो रही हैं,
समझ में आ गया। और ये घटनाएं भी कहीं ना कहीं कारण है कि सामंतवाद का पतन हुआ और भौगोलिक खोजों को राजाओं का प्रोत्साहन मिलने लगा। एक तो राजाओं का अपना लाभ है, क्यों? क्योंकि राजा चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक संसाधनों को हम क्या करें, एकत्रित करें। अब अधिक से अधिक संसाधनों को एकत्रित करने पे आपको क्या करना है, उपनिवेश बनाने हैं। उपनिवेश कैसे बनाओगे, जब आप भौगोलिक खोजों को क्या करोगे, प्रोत्साहन करोगे। तो इस टाइम पे हम देखेंगे कि बहुत सारी भौगोलिक खोजें होंगी और राजा खुद सपोर्ट करेंगे भौगोलिक खोजों को, ठीक है। और अगर आपको समझना है कि कौन से दो राष्ट्र थे जो इसमें बहुत आगे थे, तो एक था पुर्तगाल और एक था स्पेन। और इन राष्ट्रों के शासकों ने भी क्या किया, भौगोलिक खोजों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कभी कभी स्टेट पीसीएस में इनमें क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। पुर्तगाल के शासक का नाम है प्रिंस हेनरी, जिनके पास नेविगेटर की टाइटल भी थी। और स्पेन के शासक भी हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर सकते हो, महाराजा फर्डिनेंड और महारानी इजाबेल। ये दो थे जिनको भौगोलिक खोजों में इनके योगदान के लिए क्या किया जाता है, याद रखा जाता है। अब जब भौगोलिक खोजों का एक दौर प्रारंभ हुआ, तो उसी क्रम में 1492 में, इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1492 में कोलंबस, अब उस समय एक युक्ति थी कि भाई दुनिया क्या है, गोल है। अब कोलंबस, जो कि इसको समझना है, कोलंबस स्पेन स्पॉन्सर्ड इतावली नाविक था। इसे समझना है कि स्पेन द्वारा प्रायोजित था, लेकिन नाविक कैसा था, इटली का नाविक था। समझना है। तो अभी कभी आपको ऐसा आया कि राष्ट्रीयता पे क्वेश्चन आया कि कोलंबस, कभी मिलान के लिए अगर आ जाता है, आपको मिलान करना है और कोलंबस की राष्ट्रीयता पूछी जाती है, तो राष्ट्रीयता तो क्या है उसकी, इटली है, लेकिन खोज किस राष्ट्र के लिए उसने करी, स्पेन के लिए करी। तो स्पेन स्पॉन्सर्ड इतावली नाविक था कोलंबस, इसको आपने समझना है। तो कोलंबस ये मान के कि दुनिया गोल है, खोज करने निकल जाता है इंडिया की। अब इंडिया की खोज करने निकल जाता है तो गलती से पहुंच जाता है, इंडिया की मतलब इंडिया के व्यापारिक मार्ग की खोज करने निकलता है और गलती से पहुंच जाता है कहाँ, अमेरिका। लेकिन भाई का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का, भाई मानने को तैयार ही नहीं है कि अमेरिका, कह रहा है भाई ये इंडिया है, और वहाँ के लोगों को देखते क्या बोल रहे हैं, ये रेड इंडियंस है। समझ में? तो आपको ये समझना है कि अमेरिका की खोज एक तरीके से क्या हो गई, गलती से हो गई। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं, ऐसी कुछ गलतियां भी अच्छी होती हैं। अमेरिका की खोज विश्व इतिहास के लिए एक ऐसी ही गलती थी जो कि बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि अमेरिका की खोज ने न केवल वैश्विक मानचित्र को परिमार्जित किया, अपितु व्यापारिक क्रांति की, कमर्शियल रेवोल्यूशन की एक नई पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इतने हैवी टर्म्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अमेरिका सच में इतने ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने क्या बोला, ट्रेड इससे पहले भी होता था, लेकिन वो ट्रेड कैसे था, वन साइडेड, एक तरफा व्यापार, एक तरफे प्यार की ही तरह है एक तरीके से आप देखोगे। मतलब कितना भी शिद्दत से किया जाए लेकिन रह अधूरा ही जाता है। समझे आप? अगर आप लोग सौभाग्यशाली हैं और किसी रिलेशनशिप में, तो आपको एक चीज समझ में आती होगी सिंपल सी, कि जब तक आप अपने अपने बाबू को टाइम दोगे तभी तक बाबू आपको टाइम देगा। जिस दिन आपने बाबू को टाइम देना बंद कर दिया, बाबू किसी और को टाइम देगा। तो कभी भी कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन का होना क्या है, जरूरी है। तो यहां भी ऐसी था, एक तरफ जहां पूर्वी देशों के जो सामग्री की मांग है, व्यावहारिक वस्तुओं की जो मांग है, वो पश्चिमी देशों में बहुत अधिक थी, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो भारत में पश्चिमी विश्वों के जो व्यापारिक वस्तुएं, उनकी मांग ही नहीं है। तो ये ट्रेड जारी कैसे रहेगा? फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचिए इस बात को, इस समय तो करेंसी का एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, हर तरीके से पेमेंट हो जाती है, लेकिन उस समय सोचिए अगर कोई ब्रिटिश आएगा और अपनी करेंसी लेकर आएगा और भारत से बोलेगा कि भाई आधा किलो मिर्च कर दो, तो वो मिर्च उसकी आंखों में डाल देगा, बोलेगा भाई इसमें यही होगा। समझ में आया आपको? और आंख तो मैंने फिर भी बहुत लाइटली बोल दिया। तो आप समझ रहे हो, व्यापार को जारी रखने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए जहां मांग हो। एक तरफ की मांग जब पश्चिमी देशों में है मसालों की, तो भारत को भी तो कुछ ऐसा मिलना चाहिए, भारत के व्यापारियों को तो भी कुछ ऐसा मिलना चाहिए। अब वो मांग पूरी करने का काम कौन करेगा? अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जब खोज हुई तो बड़ी मात्रा में कीमती धातुएं आने लगी। अब कीमती धातु क्या हो गई, इसे समझते हैं। कीमती धातु से मेरा तात्पर्य है सोना और चांदी से, ठीक है। तो सोना और चांदी कहां से मिलेगा? अमेरिका से मिलेगा। इसीलिए मैंने क्या कहा कि अमेरिका की खोज ने व्यापारिक क्रांति की एक नई पृष्ठभूमि तैयार कर दी। समझे आप इस चीज को? अब जो यहां से कीमती धातु मिलेगा, जिसको आप टर्म करोगे, कीमती धातु नहीं बोलोगे, ना ही सोना चांदी बोलोगे, जब भी आप इसे लिखोगे या टर्म करोगे या संबोधित करोगे, तो आप इसे बुलियन कह के संबोधित करोगे। ये बुलियन भाई साहब हैं, सोना तथा चांदी। अब अमेरिका क्या करेगा, या ब्रिटिश क्या करेंगे, जब भी ब्रिटिश जब इंडिया आएगा क्या करेगा, या कोई भी यूरोपियन कंट्री जब इंडिया आएगी ट्रेड के लिए क्या करेगी,
व्यापार के लिए जब भी इंडिया आएगी क्या करेगी, कीमती धातु या बुलियन इंडिया वालों को देगी और उसकी एवज में, उसके बदले में उनसे क्या लेगी, व्यापारिक वस्तुएं लेगी। अब आप एक चीज़ समझ रहे हो, इसे आप समझते रहो। सबसे ज़्यादा ट्रेड, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो इस वाले एरिया में बहुत ट्रेड हुआ और सबने इसी को लूटने की कोशिश करी, इसे बंगाल कहते हैं। अब आप एक चीज़ समझ रहे हो, भारतीय तो क्या कर रहे हैं, खुद उगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, उनको पश्चिमी विश्व की कुछ व्यापारिक वस्तुओं की जरूरत है नहीं ज़्यादा, तो यहाँ से तो कुछ बाहर जा नहीं रहे, लेकिन यहाँ की चीज़ों की मांग पश्चिमी विश्व में है, तो सारा बुलियन एक तरीके से कहाँ इकट्ठा होता जाएगा, इंडिया में। और अगर मैं बहुत प्रिसाइसली बोलूँ तो बंगाल में बहुत ज़्यादा बुलियन क्या होगा, एकत्रित होगा। और अब बाद में जब आप हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसे समझेंगे कि ये बुलियन भी कैसे ब्रिटिशों के द्वारा ही लूट लिया गया, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, तो इसको हम खैर बाद में जानेंगे। लेकिन अभी हम अमेरिका के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो अमेरिका की खोज से हम क्या समझ रहे हैं कि 1492 में कोलंबस भाई साहब ने क्या किया, कोलंबस भाई साहब भारत के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज करने निकले, लेकिन भटक कर कहाँ पहुँच गए, अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका की खोज से क्या हुआ, कुछ ऐसी धातुएं मिली। धातु की बात तो मैं कर ही रहा हूँ, आप ऐसा भी समझ सकते हो, आपको एक्स्ट्रा अगर नॉलेज, तो आलू भी बड़ी मात्रा में अमेरिका से ही मिला। और आलू की जब खोज हुई उधर, आलू जब वहाँ अच्छे से उगने लगा सब चीज़, तो उन्होंने ब्रिटिशों या यूरोपीय देशों के लिए क्या कर दी, खाद्यान्न की आपूर्ति ही पूरी कर दी। इसे भी आप समझ सकते हो, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आपको भी जो मोटा ध्यान रखना है वो किस पे रखना है, कीमती धातु पे, बुलियन पे। तो अमेरिका की खोज से बड़ी मात्रा में क्या मिली, कीमती धातु। इसीलिए आप देखोगे कि जब अमेरिका की खोज होगी तो सारे देश क्या करेंगे, अमेरिका को उपनिवेश बनाने की होड़ में लग जाएंगे। सब चाहेंगे कि भाई हम क्या करें, अमेरिका को अपना उपनिवेश बना लें, ताकि बड़ी मात्रा में वहां से आप देखोगे कि ब्राजील पर पुर्तगाल अपना नियंत्रण स्थापित करेगा, सबसे पहले स्पेन आएगा जो अमेरिका को अपना क्या बनाएगा, उपनिवेश बनाएगा, कैरिबियाई क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। उसके बाद आप देखोगे हॉलैंड आएगा, ब्रिटेन आएगा, फ्रांस आएगा, जो सब क्या चाहेंगे कि अमेरिका पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दें। क्यों, क्योंकि वहां से कीमती धातुएं बड़ी मात्रा में मिल रही थी और इन्हीं कीमती धातुओं के जरिए वो क्या कर सकते थे, पूर्वी देशों में अपने व्यापार को जारी रख सकते थे। तो आप अमेरिका की खोज को मेरे हिसाब से अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद जिससे हमारा सरोकार है ही, वो है भारत की खोज या भारत में आगमन। अब भारत की खोज के क्रम में, इसे हम डिटेल में तो पुर्तगाल में कवर करेंगे ही, आज हम समझ गए कि भारत की खोज के लिए कैसे ये क्या हुए आए। भारत की खोज के लिए अभी आप फिलहाल इतना सिर्फ समझ लीजिए कि 1498 में वास्को डिगामा वाया केप ऑफ गुड होप्स या उत्तर माशांतरित होते हुए कहाँ पहुंचा, भारत पहुंचा। और एक हम कहावत कहते हैं ना कि 17 से खतरा, तो 17 को ही पहुंचा। 17 मई 1498 जब वास्को डिगामा क्या हुआ, कालीकट बंदरगाह पे, केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, और उसका जो पथ प्रदर्शक था वो एक भारतीय था जिसका नाम अब्दुल मजीद था, एक गुजराती व्यापारी था। तो फिलहाल आज हमने सिर्फ परिस्थितियां समझनी थी, और परिस्थितियों को समझने के क्रम में हमने क्या किया उसको एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर देते हैं, ताकि हमको पूरा दिमाग में क्लियर हो। और कल जब हम समझें, अगले लेक्चर में जब हम समझें कि पुर्तगाल इंडिया आया और क्या क्या पॉलिसी उन्होंने बनाई, तो हम समझें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 1453 देखा। 1453 में हमने देखा कि कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। यूरोप के पूर्व में एक साम्राज्य होता है जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी रोमन साम्राज्य कहा जाता है। उस पर मध्य एशियाई तुर्कों का आक्रमण होता रहता है। लास्ट में ऑटोमन तुर्क उस पर क्या कर लेते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि पूर्व तथा पश्चिम के जो भी व्यापारिक मार्ग रहते हैं वो क्या होते हैं, तुर्कों के नियंत्रण में आ जाते हैं। और उस समय यूरोपीय तुर्कों से कोई भी सीधी शत्रुता मोल लेने से क्या होना चाहते थे, बचना चाहते थे। अतः कुछ समय के लिए ही सही, परंतु यूरोप क्या हो जाता है, अपने ही महाद्वीप में कैद होकर रह जाता है। इसी समय हम देखते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में प्रबोधन और पुनर्जागरण जैसी घटनाएं भी होती हैं, जिसके चलते हमने क्या बोला कि यूरोप एक ट्रांजिशन के फेज से, एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। यूरोप में एक तो अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था, और साथ ही साथ में क्या हुआ, सामंतवाद का भी क्या हुआ, पतन हुआ। अब यूरोपीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के चलते क्या हुआ, यूरोप में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जिसने विलासिता की वस्तुओं की मांग प्रस्तुत करी। ऐसे में क्या हुआ, गरम मसाले जिसमें विशेष रूप से क्या थे, शामिल थे। अब गरम मसालों का महत्व बढ़ गया। दूसरी तरीके से सामंतवाद का पतन हुआ तो राजा की स्थिति अच्छी हुई। अब राजा क्या चाहता था, अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहता था, तो उसने क्या किया, अधिक से अधिक संसाधनों को एकत्रित करने पर बल दिया, जिसके चलते भौगोलिक खोजों को अब राजाओं का प्रोत्साहन मिलने लगा, जिसपे हमने पुर्तगाल और स्पेन जैसे राष्ट्रों को देखा। पुर्तगाल में हमने देखा प्रिंस हेनरी, जिनके पास नेविगेटर की टाइटल भी थी, उन्होंने बहुत योगदान दिया। स्पेन के महाराजा फर्डिनेंड, महारानी ईजा
इजाबेल, उन्होंने अपना योगदान दिया। इसी क्रम में स्पेन स्पॉन्सर्ड एक इतालवी नाविक कोलंबस भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने निकला और भटक कर कहाँ पहुंच गया, अमेरिका की खोज। लेकिन हमने क्या बोला, ये जो गलती थी ये बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका की खोज ने क्या किया, व्यापारिक क्रांति की एक नई पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि अमेरिका से भारी मात्रा में कीमती धातुएं मिली, जिसका प्रयोग कर यूरोपीय देश भारत में अपने व्यापार को जारी रख सके। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, शायद इससे कुछ समझ में भी आया हो, और नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, पक्का आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।